नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत सरकार के नए इकोनॉमिक प्लान की। भारत को किन चीज़ों की आवश्यकता थी और भारत ने क्या अचीव किया। बड़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ किसानों ने ऐसा कहा है कि वो आंदोलन करने जा रहे हैं, खास तौर से वो किसान संगठन जो कि सरकार के खिलाफ तब से खड़े हुए हैं जब से मोदी जी की सरकार बनी। वो पीछे से, जैसे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने उस समय कहा ये 3 किसान बिल जो हैं वो देश विरोधी हैं, उसको लेकर हंगामे काटने शुरू करे। अभी फिर से ये घोषणाएं होने लगी कि फला तारीख से आंदोलन करेंगे या तब आंदोलन करेंगे या अब आंदोलन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आंदोलन करें या कोई भी आंदोलन करे, हमको पहले समझ लेना चाहिए। देखिए, भारत सरकार सन 1947 से लेकर भारत सरकार को अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी थी। उसको बताना था कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। हम नहीं बता पाए, वो उसका कारण कोई भी रहा हो, भारत में करप्शन रहा हो, भारत में जो विज़न के साथ सरकारें बननी चाहिए वो विज़न ना रहा हो, भारत में जो अप्रोच रखनी चाहिए वो अप्रोच ना रखे हो। ये तो हम मान सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी थी तो उस सरकार ने नए सिरे से अप्रोच करना शुरू करा था। ये जो आज आईटी का इतना बड़ा आप हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक रास्ता देख रहे हैं, वो अटल जी की देन थी। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट बने और भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो। अटल जी ने उस समय ये तय किया था, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने, कि हम सबसे पहले भारत में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, मैं काम कर सकता हूं, मैं काम करना जानता हूं, मेरे काम को संभावनाएं हो सकती हैं, वो तभी है जब मुझे अवसर मिलेगा। उस अवसर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी कि मूलभूत ढांचे का होना आवश्यक है। एक ऑफिस कहीं बनेगा, कुछ क्रिएटिव काम होंगे, कहीं अदालत होगी, कहीं कुछ होगा, कहीं चैम्बर बनेगा। ये अगर मूलभूत सुविधाएं हमको नहीं दी गई हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव समाज होते हुए भी वो नहीं कर सकता। तो अटल जी ने तय किया कि वो सबसे पहले मूलभूत ढांचा कनेक्टिविटी पर काम करेंगे। उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, उस समय ही क्वाड्रिलेटरल शुरू हुआ, उस समय ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ शुरू हुआ और फिर उस समय ही बीआरओ के काम शुरू हुए। इसके अतिरिक्त डिजिटल संसार बनने जा रहा है। उस डिजिटल स्थिति के लिए हमें मैन पावर चाहिए होती, तो इंस्टीट्यूट हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े करने शुरू करे और वो सब। फिर बाद में 10 साल का एक हमारा काला पीरियड रहा जिसमें हमने कुछ किया तो नहीं, लेकिन हम बर्बाद होते चले गए और हमने अपनी मार्केट विदेशों के लिए खोल दी। खासतौर से चाइना के लिए हमने अपनी मार्केट खोल दी। उससे, उस मार्केट को खोलने से उस समय की पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है कि कुछ व्यक्तिगत लाभ हो गया हो, कुछ चंदा मिल गया हो, राजीव गांधी फाउंडेशन को कुछ मिल गया हो, कुछ और मिल गया हो, ये हो सकता है। ये भी संभव है कि चीन अपनी नीतियां बनाने के लिए भारत में प्रवेश कर गया हो और भारत में वो अपनी हिसाब से नीति बनवाने के लिए सरकारों को इन्फ्लुएंस में ले चुके हों। अब इसका कोई ऑथेंटिकेटेड डेटा होता नहीं है, ये सब संभावनाओं पर होता है। कुछ कहा जाता है, कुछ सुना जाता है, कुछ समझा जाता है। लेकिन मोदी जी के बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े हिसाब से बो दिए। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर आए। फिर मोदी सरकार इस बात पर काम करना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अंग्रेजी दवा हम खाते हैं जिसका लाभ कम नुकसान ज़्यादा होता है, तो हम ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम करेंगे, हम एक्सपोर्टर बनेंगे। हम आयुर्वेद के एक्सपोर्टर क्यों ना बने पूरे वर्ल्ड को, और पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी दवा को रिप्लेस करके हम आयुर्वेद पर क्यों ना कॉन्सेंट्रेट हो जाएं। ये सब कुछ सरकार ने किया। इसके अतिरिक्त विदेशों से संबंध बनाए और सबको कॉन्फिडेंस में लिया। इन्वेस्टमेंट भारत में आने लगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। भारत में हमने जो एफटीए, चाइना के एफटीएस थे, चाहे वो बांग्लादेश के साथ रहे हों, चाहे आसियान के साथ रहे हों, या फिर चाइना के एफटीएस उस समय मैं कहूँ सार्क देशों के साथ रहे हों, सारे एफटीएस में हमने एक नया क्लॉज डाला कि आप एफटीए हमारा उस कंट्री के साथ है, लेकिन वो कंट्री खुद प्रोडक्ट बनाता हो, वो कंट्री ऐसा ना हो कि वो चाइना से लेकर हमारे यहाँ भेजता हो। इससे चाइना को बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक टैरिफ का गेम शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को साधुवाद कहना चाहिए, भारत के लोगों को उनको धन्यवाद कहना चाहिए। कुछ समय के लिए तो मैंने उस समय भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और अमेरिका ये जो कर रहा है इससे भारत को वो नुकसान नहीं कर
सकता, वो विचलित थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन भारत की जो स्पीड है, भारत में जो विजन है, वो बहुत लंबा है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उससे भारत को थोड़े समय बाद आत्मनिर्भर होने की क्षमता पैदा हो जाएगी। भारत सरकार के ऊपर 50% का टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी राजनीतिक गणित बिगाड़ी, पूरी व्यावसायिक गणित बिगाड़ी। इसके अतिरिक्त जब हमारे साथ था तब तो ठीक था, वेनेजुएला पर उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन को हड़काना शुरू कर दिया, खासतौर से ग्रीनलैंड के मामले में, और बता दिया फ्रांस के ऊपर मैं टैरिफ 300% लगा दूंगा, 200% लगा दूंगा। ये सब चालू हो गया। यूरोपियन यूनियन के ऊपर जब ये खेल शुरू हुआ तो उस समय भारत में जो विचारणी, जो चिंतक हैं, मेरे जैसे जो जो गहराई से सोचने वाले, उनको लगने लगा था कि अब कुछ अच्छा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो बुद्धि है वो भारत के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई पड़ी। तो हमको वो नुकसान दिखाई पड़ा था कि भाई ये 50% टैरिफ लगा दिए रशियन ऑयल के नाम से या किसी नाम से, जो भी उन्होंने किया। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि 2002 से हमारी डील नहीं हो पा रही थी यूरोपियन यूनियन के साथ। हुई, फिर वो बाद में यूपीए गवर्नमेंट आई तो फिर हाल्ट हो गई, फिर मोदी जी की सरकार आई तो फिर शुरू हुई। वो डील हो नहीं पा रही थी, वो डील कंप्लीट हो गई। अब यूरोपियन यूनियन एक बड़ा मार्केट है, और अच्छा खास बात यह है कि जो हमारी शक्ति है, जैसे एग्रीकल्चर हमारी शक्ति है, तो भारत सरकार ने एग्रीकल्चर पर हाथ किसी को नहीं रखने दिया। एग्रीकल्चर पर हमने, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर हमने एफटीए को साइन भी किया तो हमने वो प्रोडक्ट किए जो हमारे लिए इंपोर्ट के विषय बनते हैं, जो हमको बड़ी समस्या खड़ी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उसके एक्सपोर्ट को तो बात कही, लेकिन उस विषय पर इंपोर्ट की बात हमने नहीं कही। अब लोग कह रहे हैं कि इस पर साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है नहीं हुआ। कह रहे हैं कि साहब आपने गेहूं, मक्का, चावल ये वो इंपोर्ट करने पर आपने ऐसा कर दिया। इसका नहीं, उसमें नहीं का मतलब, उसमें कोई डील ना होने का मतलब होता है वो डील का हिस्सा नहीं है। डील का हिस्सा नहीं है कि मतलब भारत सरकार अपने हिसाब से इंडिविजुअली तय करती है। अब इन विषयों पर हमने पहले भी डीलें की हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं। पहले हमने आसियान के साथ 2009 में की थी, फिर भारत सरकार ने, मतलब जैसा मैंने कहा, 2015 में हमने उसको रिवाइज किया उन 10 देशों के लिए, और कहा कि चाइना वाला सामान नहीं आएगा, तब हम आपके साथ ये डील पक्की रखेंगे। 2011 में भी डील हुई थी, 2009 में हमारी साउथ कोरिया के साथ हुई, 2011 में जापान के साथ हुई, 2005 में सिंगापुर के साथ हुई, मलेशिया के साथ 2011 में हुई, मॉरिशस के साथ 2021 में अभी हुआ। अफ्रीका में पहला देश है जिसके साथ हमने ये किया है। यूएई के साथ, अभी आपने देखा होगा यूएई बड़ा, मतलब वहाँ मंदिर विवाद भी चल रहा है। सऊदी अरबिया ये कह रहा है कि यूएई अब हिंदू राष्ट्र बन गया है। अब यूएई कह रहा है कि भारत की समृद्ध परंपरा को क्यों ना माना जाए, भारत एक पुराना कंट्री है। तो कुल मिलाकर यूएई के जो लोग हैं वो भारत के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। और एक दूसरा मुस्लिम वर्ग जो ये कह रहा है कि बुत परस्ती वापस आ गई, वो सब उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूएई के साथ हमारा 2022 का एक निर्यात को लेकर बड़ा बूस्ट साइन हुआ। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया, अभी 3 साल ही हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 2 गुना हमारा निर्यात वहां पर बढ़ गया, हमारी डील 2 गुना बढ़ गई। 2024 में हमने ईएफटीए किया था, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड या लिंगस्टाइन ये कंट्री शामिल थे, जिनमें $100 बिलियन के निवेश की बात कही गई थी। वो हमने साइन किया 2024 में, 2025 में लागू कर दिया। भारत में इन्वेस्टमेंट भी आने लगा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग होकर जाने लगी। फिर हमने जो समस्या थी वो यूके के साथ थी, लंबे समय से 2022 से हमारी डील चल रही थी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में 2025 में वो जल्दी हो गई, मतलब 2026 में अभी यूके के साथ डील फाइनल हुई है, वो जल्दी हो गई। और मजे की बात यह है कि यूके के साथ जब डील फाइनल हुई वो ब्रेक्जिट के बाद, तो फिर उनके यहाँ उसके रेटिफिकेशन के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रखा गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि भाई, उसका जो आज स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि नहीं भाई, संसार में जो भारत के साथ डील हुई है उनकी, वो विन विन है। भारत कह रहा है कि भाई हमारा सामान, जो चीज़ें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, हम मैन्युफैक्चरिंग, हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कोई इन्वेस्टमेंट लाए, भारत में लगाए, भारत में बनाए और विदेश में भेजे। जब भारत में बना हुआ सामान मेड इन इंडिया
भारत में जाकर बाहर बिकेगा तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, इसके लिए डील हमारी हुई और वो फिर उन्हीं देशों में जाकर बेचेगा। ये वैसा ही है जैसा कि जब इंग्लैंड भारत में घुसा था तो उस समय दादा भाई नेहरू जी कहते थे कि भाई हमारा रॉ सामान वहाँ ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर उसको तैयार करके फिर हमको ही 4 गुने दामों में बेचते हैं, हमारे यहाँ तो वेल्थ ड्रेन हो रही है। आज की सिचुएशन थोड़ी रिवर्स है। रिवर्स ये है कि अब वो आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सामान यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाकर थोड़ा बहुत यहाँ भी खपत होगा और उनके देश में वापस जाएगा। अब उनके देश में वापस जाएगा तो नो डाउट हमको टैक्स भी मिलेगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारे यहाँ पर फॉरेन करेंसी भी आएगी जिसको हमको हमको ज़रूरत पड़ती है। अब जो मेन चीज़ है, ओमान के साथ हमने कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ अभी हमने हाल ही में किया, वो प्रभावी भी हो गया, उससे उससे बेनिफिट भी भारत को मिलना शुरू हो गया। अब मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में इंडिया यूरोपियन यूनियन की डील मानी जाती है। इंडिया यूरोपियन यूनियन की डील में 27 यूरोपियन कंट्रियों ने किया है, हालांकि अभी उसका रेटिफिकेशन बाकी है, हमारी पार्लियामेंट से भी बाकी, उनकी पार्लियामेंट से भी, सभी की पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन आएगा। जैसे यूके ने रेटिफाई किया और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसकी उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसने कहा कि भाई ये तो ऐतिहासिक है, इससे लाभ होगा। अब जब ये सब हो गया तो देखिए एक बात समझ लीजिए, ये डीलें इसलिए हो गई जल्दी जल्दी 2026-27 में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खेल खेलना शुरू कर दिया 2026 में ही कि उन्होंने 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाया और फिर वो यूरोपियन यूनियन और बाकी के ऊपर टैरिफ का गेम खेलने लगे। उनके हाउस उनके उनके यहाँ भी इस बात की समस्याएं खड़ी हुई, उनके कोर्ट्स में भी गई, वहाँ महंगाई भी बढ़ गई, वहाँ ये भी कहा गया कि हम कॉम्पनसेट $2000 का करेंगे और सब कुछ हुआ। लेकिन इसका लाभ अगर किसी एक देश को हुआ तो वो भारत था। भारत को केवल उनसे लाभ नहीं हुआ कि भाई हमारी दूसरे देशों से डीलें हो गई और हमने तो यूएस का ऑप्शन ढूंढ लिया, चाहे वो हमने यूरोपियन यूनियन में ढूंढा हो, चाहे हमने खाड़ी के देशों में ढूंढा हो, चाहे हमने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ढूंढा हो, हमने तो ऑप्शन ढूंढ लिए और हमने ऑप्शन ढूंढ कर ये मान लिया था कि यूएस शून्य है, हम इसके सामने दबेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम एग्री प्रोडक्ट आपको बेचेंगे क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, उपजाऊ ज़मीन भी है और आदमी कम है, तो एग्री प्रोडक्ट बनाकर वो बेचे कहाँ। उनको लगता है भारत में आबादी है, भारत के लोग खाएंगे। भारत ने उस समय एक अड़ियल रुख अपनाया और अड़ियल रुख अपनाते हुए ये बात कही कि भाई देखो हम एग्रीकल्चर के साथ समझौता नहीं कर सकते। खास तौर से उन्होंने कहा कि डेयरी प्रोडक्ट आएंगे, तो हमने कहा भैया तुम्हारी गाय भैंस जो है वो तो मांस मछली खाती है, तुम लोग मांस खिलाकर उसको जो चारा बनाते हैं वो मांस बनाकर करते हैं और हम धार्मिक देश हैं। हम धार्मिक देश होने के नाते आपका दूध तो एग्री प्रोडक्ट तो हम ले ही नहीं सकते, खास तौर से हम लाइव स्टॉक तो ले ही नहीं सकते। लाइव स्टॉक हमारे यहाँ किसी तरह से काम नहीं कर सकता, हम नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, हंगामे हुए, 25 से 50 कर दिया और सब कुछ हुआ, लेकिन भारत नहीं माना। फिर ये भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यूरोपियन अखबारों में छपने लगा कि भाई 8 बार फ़ोन कर लिया, नहीं उठाया। बाद में हालांकि भारत सरकार ने उसके क्लैरिफिकेशन भी दिए कि भाई बात हुई है, एक आध बार हुई है, तब हुई, ये हुई, सब हो गया। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा किसी हालत में, ना रशियन ऑयल खरीदने से ना बाकी। अब रशियन ऑयल के मामले में भारत सरकार ने जब सब हमने कर लिए तो करने के बाद अमेरिका को भी लगा कि भाई भारत ने तो ऑप्शन ढूंढ लिए हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि दूरी इतनी मेंटेन करो कि वापस आ सको, दूरी इतनी मेंटेन मत करो कि वापस ना आ सको। तो अमेरिका को ये लगा कि भारत ने सब कुछ कर लिया है, अब पूरे विश्व के साथ उसने नई स्ट्रेटजी अपना ली, क्योंकि उसके पास आबादी है, वो प्रोडक्शन करेगा, वो बेचेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम भी भाई जल्दी से आगे बढ़। अब 50% से सीधे 18% पर आ गए। वो 18% में भी हमने एग्री प्रोडक्ट को बचा कर रखा, जो एग्री प्रोडक्ट की वजह से वो सब ड्रामे कर रहे थे कि हमारा दूध ले लो, हमने वो बचा कर ही रखा। लेकिन हाँ, हमने कहा कि हम आपकी मेज ले लेंगे, यानी कि मक्का ले लेंगे। अब उनके यहाँ की जो मक्का होती है या जो उनका हाइब्रिड होता है, उससे अब बायोफ्यूल बन सकता है। अब बायोफ्यूल बनेगा तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ गाड़ी, जो हमारी एनर्जी की समस्या है, वो सॉल्व हो सकती है। अब उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वेनेजुएला में हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत था, वो इन्वेस्टमेंट अब यूएस के माध्यम से निकलने वाला है, ये भी है। लेकिन अब हमने तेल के लिए उनको $500 बिलियन का आश्वासन दिया कि $500 बिलियन का हम एनर्जी खरीदेंगे। अब उसमें ये मेज का सामान आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, उसमें तेल आता है। अब ये तेल से लोगों ने कहा
कहना शुरू किया कि रशिया के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। रशिया का स्टेटमेंट आ गया, उन्होंने कहा भाई भारत है वो अपना भविष्य तय करके रखता है। भारत पहली बार तो रशिया से तेल नहीं खरीद रहा, और ऐसा नहीं है कि रशियन तेल के साथ वो हमेशा से हमारे साथ खड़े हो, वो तो विश्व में दूसरी चीजें एक्सप्लोर करता ही रहता है। अब उनको हमसे डील अच्छी मिल रही तो हमसे ले रहे हैं, अगर उनको वेनेजुएला से अच्छी डील मिलेगी, यूएस से अच्छी डील मिलेगी तो वो वहां लेंगे। लेकिन रशिया का ऑप्शन ढूंढना बड़ा कठिन काम इसलिए होगा क्योंकि रशियन ऑयल की जो डील है वो डील विश्व में कोई दे नहीं पाएगा, ना वेनेजुएला से मिल सकती है, ना ही यूएस से मिल सकती है, ना दूसरे कंट्री से मिल सकती। तो हम उन पर कुछ कोई बात नहीं कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई आप हमारे कंपटीशन में अच्छा सामान दीजिए, सस्ता सामान दीजिए। अब रशिया का ये जो बैलेंस स्टेटमेंट आया उसके बाद तो एक बात ये समझ में आती कि नहीं, ये भाई जो मोदी जी खेल गए कि रशिया से हम तभी तेल कम करेंगे जब तुम हमें सस्ता दोगे। अरे हमें सस्ता मिलेगा, इंडिया फर्स्ट। अगर वेनेजुएला सस्ता बेचता है तो हम आपसे खरीद लेंगे, अगर यूएस सस्ता बेचता है तो हम आपसे खरीद लेंगे। कुल मिलाकर यह है कि भारत का लाभ है कि नहीं है। अब रशियन ऑयल पे जो डिपेंडेंसी 88% ऐसा कहते हैं रशियन ऑयल आता है हमारे पास, इसलिए डील जब रशिया कन्फ्लिक्ट हुआ यूक्रेन के साथ तो भी लाभ हमको ही हुआ क्योंकि हमने तो उनसे डील कर ली और सस्ता तेल लेने लगे। अब किसी और को अगर तेल बेचना है तो रशिया से सस्ता हमको दे तो हमारे लिए तो उससे भी लाभ हो रहा है। दूसरी बात यह भी है कि जब सब थक गए तब समझ में आया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई भारत जो है उसका उसका रुख बदलेगा नहीं, वो अड़ियल है, भारत बिल्कुल स्टॉप कर देगा। तब उन्होंने डील की और सीधे 18% पर आ गए। वो भी हमने अपना मार्केट वो नहीं खोला जिस वजह से वो कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे। ये इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी डील हो गई, ये इसलिए क्योंकि यूके के साथ हमारी डील हो गई, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ हमारी डील हो गई। ये नई डीलें जो हुई हैं इसमें भारत में जो बनता है उसको हमने एक्सपोर्ट करने की बात कही, और जो हम नहीं बनाते हैं उसके लिए हमने मार्केट खोल दी। वही हम जो नहीं बनाते हैं, जिसका हमारे पास नहीं सामान है, या जो हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, अब हमने कहा विदेशी कारें बिक सकती, विदेशी कारों के लिए हमने मार्केट खोल दी। लेकिन भारत में कुछ कंपनियां अब इतनी बड़ी हो गई हैं, जैसे महिंद्रा है, टाटा है, ये इतनी बड़ी कंपनियां हो चुकी हैं, भारत की कंपनियां ही विदेशों में एक्सपोर्ट कर रही, वहां कंपटीशन कर रही हैं उन कंपनियों से जिन कंपनियों के लिए हमने मार्केट खोला है। अगर उन कंपनियों से दूसरे देशों में कंपटीशन कर रही तो अपने देश में तो कंपटीशन में वो नंबर 1 होंगी, क्योंकि यहां तो उसकी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कम आ जाएगी, यहां से बनेगा वहां जाता है। तो उन देशों में अगर हमारी कंपनियां, हमारी कारें, हमारे ऑटोमोबाइल कंपटीशन कर सकता है तो भारत में भी कर सकता है। अब खोल दिया मार्केट, चलिए खोल देते हैं मार्केट। अब आप कार बेच लीजिए, हमने आपका टैरिफ कम कर दिया। तो हमने जो टैरिफ शून्य किए या कम किए वो उन चीजों के लिए जो भारत नहीं बनाता या जो भारत में हम बाहर से ही लेते हैं। अब हमने उनके लिए खोल दिया, तो आप कंपटीशन में आइए ना, कंपटीशन में आकर भारत के लिए खोलिए, भारत में बेचिए, सस्ता बेचिए। तो उससे हमारे व्यक्ति को लाभ होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन हमने एक्सपोर्ट के जो हमारे साधन थे, जो चीजें हम बनाते हैं, जैसे लेदर प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो लेदर विश्व में हम बनाते हैं, बेचते हैं, फुटवियर हम बनाते हैं, जेम्स ज्वेलरी हम बनाते हैं, फार्मा के प्रोडक्ट बनाते हैं, समुद्री उत्पाद हम बनाते हैं, स्पोर्ट्स की गुड्स हम बनाते हैं, या टाइल्स हम बनाते हैं, लेबर इंटेंसिव सेक्टरों में हम बहुत सारे काम करते हैं। तो वो जहां लेबर हमारी खपती है और हम विदेशों में भेजते हैं, उन सब के लिए हमें वहां से 99% टैरिफ हटाने की बात हो गई कि भाई हम वो हमारे टैरिफ हटाने 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ रुपया एक एक सेक्टर में हमको लाभ होने की संभावना है कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे आप समझ लीजिए कि भारत बढ़कर सामने आता जाएगा। यानी कि हमने जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, चाहे आयात के लिए हमने, अच्छा जो प्रोडक्ट है उसके लिए खोलिए, लेकिन आयात के लिए हमें मशीनरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं है तो हम आयात कर लेंगे। हम वाइन, दारू पियो भैया, मर्जी हो वो करो, चॉकलेट या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो हम नहीं बनाते, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, उन पर हमने टैरिफ हटा दिया, तो उनका वो कह देंगे हम आपको बेच लेंगे। अच्छा, हमने इतने सारे कंट्रियों के साथ कर लिए हैं तो वो सब भारत में बेचने के लिए अब उनका कंपटीशन सस्ते का होगा, प्रोडक्ट का क्वालिटी का होगा, और हमने सब देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ली, जो हम बनाते हैं वो उनको हम बेचेंगे और वो लेने के लिए तैयार होंगे, उन पर हमने टैरिफ हटाने की बात करते। तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे, ये भारत की आज की सरकार कर सकती थी, जो इस लेवल पर काम कर रही हो या इस लेवल पर काम कर सकती है कि भैया अब हम व्यापारिक देश बन गए हैं, हम
व्यापारिक देश होने के नाते अब हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आप आइए, यहाँ लगाइए, बनाइए और विदेशों में भेजिए, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम उस पर टैक्स भी लेंगे और हम इस पर हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी भी आएगी, हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आज की जो भारत सरकार ने अभी पिछले 5-6 महीने में जो कुछ किया, उसका सबका साधुवाद जानना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बाधाएं खड़ी करी हम पर ही नहीं, विश्व के दूसरे कंट्रियों पर भी, जिसका परिणाम निकला कि इतनी अच्छी डीलें हम कर सके और अब भारत का प्रोडक्ट हम विदेशों में ले जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।